प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 के दिन सुबह के समय आपकी परीक्षा में पूछा गया गणित का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उसी प्रश्न पत्र में से आपको हल कराना और आपको एक चीज और ध्यान में रख के अपनी तैयारी को करना है। देखो, तैयारी को करने से पहले आपको जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उस वैकेंसी से संबंधित लेवल आपको देखना कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विगत परीक्षाओं में, और जो आप तैयार कर रहे हैं वो क्या परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उस टाइप से प्रश्न, या जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रहे, आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करना है। इस हिसाब से नहीं कि ढेर सारा पढ़ डाले आप और आपकी परीक्षा में पूछे ही ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। इसलिए यह सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी को पूरा आपको देखना है। चलिए आज के इस वीडियो का हम पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न? कहता है कि यदि दो संख्याओं का योगफल, देखिए दो संख्याओं का योग दिया गया है। अब दो संख्याओं का योग दिया है 25 और उन्हीं का गुणनफल 136 दिया गया है। जैसे मैं कह दूं कि दो संख्याएं माना x और y हैं, इनका अगर दिया है योग तो x + y दिया है बराबर 25 और उन्हीं का गुणनफल यानी x × y बराबर 136। कह रहा है कि उन संख्याओं के घनों का योग यानी x³ + y³ का मान ज्ञात करना। ऐसे ज्ञात करना है। तो ऐसे में कौन सा ऐसा सूत्र है? लगाने को तो कई तरीके हैं, लेकिन कौन सा ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से आप x³ और y³ का मान ज्ञात कर सकते हैं? तो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। जैसे x + y का होल क्यूब बराबर होता है x³ प्लस में y³ प्लस में 3xy इंटू में x प्लस में y। यह सूत्र आपको याद रहना चाहिए। कभी आपको a + b के रूप में दिखे तो a + b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू में a प्लस b। अगर यहाँ माइनस आ गया तो सारा माइनस हो जाता है, यह याद रखना आपको। अब चलते हैं यहाँ पर x + y। जैसे मैं कह दूं कि योग क्या दिया है 25 दिया है और गुणनफल यानी x × y बराबर क्या दिया है 136 दिया है। योग की जगह आप रखोगे 25 तो 25 की 3 घात बराबर इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसे ऐसे ही रहने दे, x³ + y³ रहने दे, प्लस 3 में x × y बराबर 136 है, 136 है और गुणे में क्या लिखा है आपका 25। अब देखो 25 की 3 घात बराबर होता है, 25 की 3 घात बराबर आपको मैं बता दूं, देखो होता है 15,625। लेकिन कैसे लगाना है आपको? जैसे 25 × 25, क्योंकि भाई काफी लोग को नहीं याद है, तो 25 × 25 बराबर 625। इसमें 25 से गुणा कर देना। अब देखो 25 × 5 125 के 5 हासिल आए 12, 25 दूनी 50 12 62 के 2 हासिल आए 6, 25 छक्का 150 प्लस 6 156, 15,625। मैंने बोला ना 15,625 होगा। लेकिन इसे कैसे निकालना काफी लोग गलत कर जाते हैं। तो 15,625 ये हो गया। अब 25 का घन आपने लिख लिया। अब चलो, अब बराबर इसे ज्ञात करना है तो इसे रहने दिया जाए, अभी भी रहने दिया जाए, प्लस 136 का गुणा 3 से करना है, 136 × 3 कर लेना है। तो देखो 136 तियां क्या हो जाएगा भैया 400, 136 तियां 408 होगा। 3 × 6 18 के 8 हासिल आए 1, 3 × 9 1 10 हासिल आए 1, 3 × 3 1 4। और अब भी गुणा आपको किससे करना है 25 से करना है। अब देखो इसका मान तो ज्ञात करना है, इसे रहने दिया जाए और इसको देखो कितना हो जाएगा 25 8 200 के 0 हासिल आए 20, 25 0 0 प्लस 20 बराबर 20 के 0 हासिल आए 2, 25 चौका 100 प्लस 2 यानी 102 हो गया। क्या ये बात समझ गए ना? यानी 10,200 यहाँ आ गया और 15,625 यहाँ आ गया। अब आप देखेंगे, अब आप अगर देखते हैं तो ये 10,200 इधर आ रहा है, 10,200 इधर आ रहा है,
तो यहाँ आएगा 5, 2 और 6 में से 2 गया, 4, 2, 6 और यहाँ 54, 25, 54, 25 आपका सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आई? यह तरीका आपको लगाना बहुत आसान है, इस तरीके के माध्यम से आप सवाल को लगा सकते हैं, वरना सवाल लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक HCF को हम 516 m-252 4 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या किया जा सकता है, तो m का मान ज्ञात करो। अब देखो भैया, अगर 408, मैं कह दूं आपसे कि भैया 408 और 1032 का सबसे पहले मासा ही निकाल लो, क्योंकि इनका मासा ये है, यानी इनका जो मासा आएगा वो बराबर किसके, इसके। समझ में आया? पहले इन्हीं का मासा निकाल लो। और मैं आपको बता दूं, जब बड़ी संख्याओं का मासा निकालना होता है तो भाग विधि लगाते हैं। तो आएगा 4 से 2 बार, तो 2 8 16 और 2 चौके 8, 816। यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 2, 2 है ना, ठीक है। फिर आओ चलो 408 लिखते हैं। अब देखो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 216। यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 10 में से 2 1 गया, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 1 आ गया। चलो 216 लिख दो, तो फिर पुनः एक बार जा रहा 192। तो यहाँ देखो क्या आएगा 4 और यहाँ 11 में से 9 गए 2 और ये खत्म हो गया। अब 192, तो 24 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 24 का पहाड़ा तो 4/32 मुझे लगता है 8 बार में कट जाएगा। 8 चौक 32 के 2, 8 दूनी 16, 3 19 कट गया, यानी अंतिम भाजक ही क्या होता, हमारा मासा होता है। अब देखो, अब इनका मासा क्या है, 5 1 6 यम माइनस में 252 गुणे में 4 बराबर में मासा। अब मासा कितना आया है, 24। मासा कितना आया है, 24। बातें समझ गए ना? इनको गुणा करके उस साइड ले चलोगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 के शून्य हासिल आए 2 और 4 दूनी 8 2 10 और जोड़ दो तो देखो कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 2 1 3, 8 4 12 यानी 32 हो जाएगा। 1032 होने वाला है। और यहाँ देखो 516 यम आ गया, 516 कहाँ जाएगा, बटे में आएगा, तो यम का मान दे जाएगा 516 दूनी 2 1032, यानी इस यम का मान 2 है। बातें समझ में आ गया ना? यम का मान 2 है। क्या किया गया, पहले इन संख्याओं का मासा निकाला गया और मासा ही यहाँ दिया गया है, मासा के रूप में ये दिया गया, इसी के बराबर मासा रख दिया गया। बाकी संख्याओं को इधर उधर ट्रांसफर करना ये आपका काम है, बता दिया गया। बोलो समझ में आ जाएगा ना? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्धगोलों, कौन से गोलों, अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया। वहां अर्धगोला और यहाँ गोला बनाया जा रहा है। ऐसे अर्धगोले हैं जिन्हें गलाकर एक बड़ा सा क्या बना गया, गोला बनाया गया। बातें समझ गए ना? कह रहा नए ढाले गए गोले की त्रिज्या निर्दिष्ट इकाई में ज्ञात कीजिए, यानी इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां भी त्रिज्या दिया गया, यहां भी त्रिज्या दिया गया, यहां 2 इकाई 2 इकाई 2 इकाई, और इसकी त्रिज्या आपको बतानी है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इन सब का आयतन बराबर इसका आयतन, यानी बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे अर्धगोलों का आयतन। आप इसे लगाएंगे कैसे, बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे छोटे गोले या गोलों के आयतनों का योग। क्या ये बात समझ गए ना? ये बात समझ गए ना? अब देखो बड़े गोले का आयतन होता है 4/, ये अर्धगोला है, बड़े अर्धगोला लिखना। क्या भैया, छोटे अर्धगोला है, ध्यान रहे, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा भैया। 4/3 पाई r क्यूब बराबर, यहाँ कितने हैं, सभी समान हैं, तो यानी 3 गोले हैं, 3 है ठोस अर्धगोले, तो 3 से गुणा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब आप देखो कुछ चीजें जो है कट जाती हैं, जैसे 3 से 3 कट गया,
पाई से पाई कट गया, 4 गुणे में है 4 बटे में आ जाएगा क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है। अब आप देखोगे 3 गुणे में इस r का मान क्या है यहाँ, तो 2 इकाई त्रिज्या और 2 पहले से है तो 2 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और बटे में क्या है 4। तो देखो 2 दूनी 4 से 4 कट गया। अब रह गया क्या 2, देखो यहाँ क्या रह गया 2 दूनी 4 तिया 12 रह गया। घन का उल्टा घनमूल हो जाता है और आपकी त्रिज्या क्या आ गई है 12 घनमूल में। क्या लगाना है 12 घनमूल में लगाना है और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सवाल का उत्तर। क्या बातें समझ गए ना। तो देखो तैयारी उसी हिसाब से करो जिस हिसाब से आपका पेपर आने वाला है। बाकी ढेर सारा भैया फालतू कूड़ा कबाड़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद्वान नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको विद्वान नहीं बनना है। अभी आपकी जरूरत है सिलेक्शन, अभी आपकी जरूरत है सिलेक्शन, अभी आपको विद्वान नहीं बनना है। अभी हमें उतना ही पढ़ना है जितना आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है या जिस लेवल से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। विद्वान तो हम बाद में भी बन जाएंगे, जिस दिन सिलेक्शन पा जाएंगे उसके बाद पूरा समय ही समय हमारे पास है, हम विद्वान बनते रहेंगे। क्या बातें हमारी अगर समझ में आई हो तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए बातें समझते आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि 10 महिलाएं किसी काम को, कितने 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं, 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किया जा सकने वाला कार्य की मात्राओं का अनुपात बताओ। मात्राओं का अनुपात बताना है, ना कि क्षमताओं का। ऐसे कह सकते हैं जो कार्य करना है उनकी मात्रा बताओ। तो देखो आपको मैं एक सूत्र बता दूं, m1d1 बराबर m1d1 h1 बराबर बटे में w1। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। mdh m2d2 h2 बटे में w2, ये सूत्र याद होना चाहिए। अब बताओ 10 महिला 10 और 8 दिन में, यानी 10 महिला 8 दिन में। एक काम कर लो, आप ऐसे लिख लो 10 महिला 8 दिन। कह रहा कि 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते। भाई दोनों मिलकर उसी कार्य को, कार्य बटे में w समान है इसलिए लिखा नहीं गया। अब देखो d से d कट गया, 8 से 8 कट गया और देखो अब यहां पर मैं p ला देता हूं, या p देखो पूछा क्या है पुरुष बटे में महिला। पुरुष यहाँ है, महिला को उठा के यहाँ लेके चलो। अब देखो यहाँ 12 बटा है, बच्चा है 12 बटे में आ गया। यहाँ देखो क्या आ गया p बटे में यम आ गया, यानी पुरुष बटे महिला आ गया। और यहाँ देखो 2 5 6 10 2 6 12 यानी 5 बटे 6 आ गया। पुरुष अनुपाते महिला पूछा है तो 5 अनुपाते 6 उनके द्वारा किए गए कार्यों की संख्या या उनके द्वारा किए गए कार्य हैं। ये सवाल इसी तरीके से लगाएंगे क्योंकि इसमें कोई पचरा नहीं, फालतू नौटंकी नहीं। इसमें जितने जल्दी लगा पाएंगे उतने जल्दी हो जाएगा आपका सवाल का उत्तर। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है, कहता है यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7 है। अरे भाई कोई संख्या ले लो, माना संख्या x और उसी का व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/x, इनका योग किसके बराबर है 7 के। अब इनका योग 7 के बराबर है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यह संख्या हो सकती है, यानी ये 4 ऑप्शन में कौन सी संख्या हो सकती है। अब भैया यहाँ से संख्या ज्ञात करना है तो आपको श्रीधराचार्य का सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य का, जो x के 2 मूल को बताता है। और मूल क्या होता है -b प्लस माइनस में अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। इसी सूत्र से आप x का मान यानी वो संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब पहले इसे सरल कर लो, x स्क्वायर प्लस में 1 बटे में x बराबर में 7। x के पास गया 7 और 7 इधर चलाएगा तो x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1 बराबर 0। अब देखो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 अगर ऐसा है तो ये द्विघात समीकरण है। यानी इस समीकरण की तुलना इससे कर देने पर a के स्थान पर क्या मिलेगा 1 और b के स्थान पर क्या मिलने वाला -7 और c के स्थान पर क्या मिलने वाला है 1। b के स्थान पर -7 रखोगे तो पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा +7 और प्लस माइनस। अंडर रूट में b के स्थान पर -7 रखोगे तो 7 7 49 हो जाएगा और माइनस
4 और A के स्थान पर 1 और C के स्थान पर 1, यानी इसलिए ये 4 हो जाएगा। अपान में 2 इंटू में 1। अब देखो यहाँ 7 प्लस माइनस, वैसे 7 प्लस केवल एक ऑप्शन है सवाल का उत्तर दिया जा सकता है कि बस सवाल का उत्तर हो गया आपका। ऑप्शन नंबर 4 जो है यह सवाल का उत्तर है, लेकिन आप आगे भी लगा लो। 49 माइनस 4 बराबर 45, 45 मतलब 9 पचे 45, 45 आ गया। देखो 45 बटे में 2 आ गया। अब आप एक काम और कर सकते हैं, कि यहाँ 7 प्लस है, प्लस रहने दें, माइनस ले आए, 45 को 9 पचे 45 और 9 बाहर आ जाएगा तो 3√5 हो जाएगा और बटे में 2 पहले से है तो सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या बातें समझ में आई ना? तो जब आप कुछ अभ्यास किए रहोगे, कुछ सवाल लगाए रहोगे तो बहुत सारे सवाल आपको देखते भर में थोड़ा सा लगाने के बाद भी उत्तर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको प्रश्न ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स जरूर करेंगे और देख लेंगे। चलिए मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा उज्जवल के पास 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए मूल्य वर्ग के 5250 रुपए करेंसी नोट है। कह रहा प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, तो उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? देखो यहाँ उज्जवल एक शब्द दिया गया है। कई बार आपकी परीक्षा में शुद्ध वर्तनी वाला पूछा जाता है कि बताओ इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऐसे दे देगा उज्जवल, ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है। उज्जवल, फिर दे देता है उज्जवल, ऐसे ढेर सारा ऑप्शन देता है। तो ये वाला सबसे सही होता है, जहां डबल बार यानी 2 बार आधा जा आए, यानी यही उज्जवल सही होता है। लेकिन यहाँ सवाल आपके पास क्या दिया है? कह रहा कि उज्जवल के पास 50 रुपये का नोट है और 100 रुपये का नोट है और 200 रुपये का नोट है उज्जवल के पास। कह रहा कि ये कितना रुपया कुल है? 5250 रुपया उसके पास है, 5250 रुपया है और सब नोट का संख्या समान है। एक पास यक्स नोट है, योन एक्स नोट है, यानी सब समान नोट है। ऐसे मान लो अगर आपके पास 10 रुपये के 5 नोट हो, यहाँ देखो यक्स लिखा है, माना 5 नोट हो तो 10 गुणे 5 बराबर 50 रुपया की नहीं हो जाएगा? 10 रुपये के 5 नोट तो 5 दाम है 50। अगर मान लो 100 रुपये के 2 नोट तो 100 दूना 200 रुपया की नहीं। और यहाँ क्या दिया? कुल रुपया दिया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनकी संख्या से गुणा। अब ये संख्या है तो संख्या कुछ भी हो सकती है, तो 5 दाम 50 यक्स रुपया इसके पास है, 100 एकन 100 यक्स रुपया है और 2 एकन 200 यक्स रुपया है। और जब सब जोड़ देंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 5250 रुपये के। 2 एक 3, 350, 350 यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5250, 350 गुणे में तो 350 बटे में, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यक्स का मान 35 से काट दोगे तो 35 एकन 35 हो जाएगा, 35 एकन 35 और बचेगा कितना यहाँ पर भैया? 35 5 40 12, यानी 17 बचेगा आपका। या आप ऐसे देख लो, यहां से ऐसे भाग दे लेना, मर्जी आपकी, 35 से भाग दे लेना भैया। 35 एकन 35 और 12 में से 5 गए 7 और यहाँ कितना बचेगा भैया? 4, 17। मैंने कहा ना 17 5 और 35 से पहाड़ा पढ़ोगे तो शायद 5 बार जाएगा, 5 बचे 25 के 5, 5 तियां 15, 2 17, बिल्कुल। यानी इस यक्स का मान आएगा 15, यानी उसके पास 15 नोट है 50 रुपए की, 15 नोट है 100 रुपए की, 15 नोट है 200 रुपए की, तभी तो उसके पास 5250 रुपए कुल है। कह रहा कि कुल उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? कुल मिलाकर कुल कितने नोट है? तो भैया यक्स 3 यक्स नोट है उसके पास, 3 यक्स नोट है। तो मैं आपसे कह दूं कि 3 गुणे 15 बराबर 45 नोट है उसके पास। कितना नोट है भैया? 45 नोट है। नोटों की संख्या कितनी है? 45 नोट है। क्या बात समझ गए? और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है तो 15-15 नोट है, ये भी समझ में आ जाएगा आपको। अगला सवाल आप देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य। अब आपको माध्य बारे में पता होना चाहिए भैया। माध्य बराबर क्या है? माध्य बराबर होता है पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं
कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आता है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको केवल और केवल सिलेक्शन लेना है, ना कि विद्वान बनना है। विद्वान तो बनने के लिए पूरी उम्र आपकी बची है, विद्वान बाद में भी बना जा सकता है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है क्या? सिलेक्शन। इसलिए आपको क्या लेना है? सबसे पहले सिलेक्शन। उसके लिए करना क्या होगा? आपको प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न पत्र को देखना होगा और उसके आधार पर अपनी तैयारी को मेंटेन करना होगा। बातें समझ में आ जाए तो ठोको लाइक। चलते हैं सवाल की ओर चलते हैं। सवाल आगे कहता है क्या? ध्यान दीजिए कि 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो भैया बार बार माध्य पूछा जाता है, तो माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। यही क्या होता है? औसत। और अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वही संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और 7 संख्याएं लेना है तो भैया 2 पहली, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। यह 7 अभाज्य संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई? 3, 3, 6, 1, 7 बिल्कुल हो गई। चलिए मैं यहां लिख देता हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इनको आपको सम करना है, इनको सम करना है। तो 17, 3, 20, 10, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 50, 5, 55, 55, 2, 57, 1, 58। इनका योग क्या आ गया? 58। 58 योग आ गया और बटे में 7 लिखना है, यानी 58 बटे 7 सवाल का उत्तर हो गया। नहीं कटने वाली संख्या नहीं कटेगी भाई, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? क्या ये समझ में आ गया? बस इतना सही करना है और सवाल का उत्तर लाना है। बोलो। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प निकटतम, देखो निकटतम मान के लिए दिया है, ग्रुप डी का प्रश्न पत्र है, बहुत अच्छा है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है उस विकल्प का लगभग निकटतम मान बताइए आप। निकटतम लगभग मान क्या होगा? जो निम्न समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा? अब देखो इसे आपको लेना है 9, क्योंकि निकटतम बताना तो निकटतम लेना है। इसे लेना है 18, 17.99 है, माइनस इसे लेना है 4 और इसे लेना है 3। तो भैया 4 तियां 12, 18 माइनस 12 बराबर 6 और यहाँ है 9, तो 9, 6, 15 और यह 15 सवाल का उत्तर होगा। निकटतम मान क्या आ गया? 15। बस इतना सा ही तो है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पाई चार्ट आपको दिया गया है, एक सवाल पाई चार्ट से भी रहता है। इस पाई चार्ट में आपको देखने की जरूरत है कि कहां पर क्या दिया गया है। यह पाई चार्ट आपका वृत्त दिया गया है और इसमें 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। ये देखो आपका 2001 का डाटा दिया गया है। कितने का डाटा? 2001। इसमें कितने प्रतिशत है? 25%। ये 2002 का डाटा दिया गया है और इसमें कुल कितने हैं? 20% है आंकड़ा। और ये 2003 का आंकड़ा दिया गया है और इसमें कुल है 45% का। और ये 2004 का आंकड़ा है, 2004 है और इसमें कुल कितने हैं? 10%। अब ग्राफ को आप पढ़ लो एक बार। कह रहा है कि निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या क्या है दिया गया? पाई चार्ट 4 वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या को दर्शाता है। चारों वर्ष में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या 200, यानी यहाँ पर जो भी मान दिया गया हो वो टोटल मिलाकर 200 दिया गया है। अब आप ये देख सकते हैं। अच्छा सवाल पहले देख लो। कह रहा 2001 और 2003 में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या। यहाँ क्या भैया? 2002 और 2001 और 2003। तो 2001 में कितना? 25 और 2003 में कुल 45। तो 25, 45 कितना होगा? 4, 2, 6, 1, 7, 70%। और कुल शिकायतें कितनी है? 200। 200 का 70% आप देख लो कितना होगा भैया? 7 दूनी 14, यानी 140 शिकायतें मिली। 140 शिकायतें मिली 2001 और 2003 में। फिर देखो क्या कहता है कि और 2002 में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या का अंतर कितना है? तो 2002 में 20% शिकायत मिली। तो कुल शिकायत कितनी है? 200। 200 का हम 20% देख लेते हैं भैया। 200 का 20%, 2 दूनी 40 होगा। और दोनों का अंतर पूछा था, तो दोनों का अंतर कितना होगा? 100 शिकायतें। 2001 और 2003 में कुल कितनी शिकायतें? 140। और 2002 में कुल कितनी शिकायत? 20%, यानी 40। और दोनों का अंतर पूछा है, तो क्या होगा भैया? 100 होगा। दोनों का अंतर क्या होगा? 100 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इन्हें सरल कीजिए। इन्हें आपको क्या करना है? सरल करना। तो चलो देखो 1 - 2 गुणे में है, गुणा लगे नहीं दो, यहाँ इन ब्रैकेट रहने दो 2
और 3 2 5 हो गया, और गुणे में क्या है 20 है, इन ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 है। चलो आगे चलते हैं। नियम पता होना चाहिए, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मसला ब्रैकेट, फिर मसला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। चलो ये देखो 5 दूनी 10 और 10 बीसैया में 200, भाई 5 दूनी 10 या 2 दूना 4 पंचे 20 और 1 0 200, माइनस 200 हो गया। और देखो यहाँ पर क्या लगा भैया, ये डिवाइड, ये वाला ब्रैकेट लगा है, उसके बाद भाग करना है। तो पहले आपको क्या करना है, इस वाले को हल करना है। तो 2 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 100, 1 माइनस 2 गुणे में यहाँ क्या आ गया माइनस 100 आ गया, और माइनस माइनस से पहले गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 100 दूना 200, और 200 प्लस 1 बराबर 201 हो जाएगा। यानी सवाल का आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी? इसके बाद आपका आंसर की दिया गया है, सारे प्रश्न का उत्तर है आपके परीक्षा का, आपके जो आंसर है पेपर हल करा है उस परीक्षा का सारा उत्तर है। अब आपको देखने से ये पता चल रहा होगा कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो इसी प्रश्न पत्र के आधार पर आपको अपनी परीक्षा को तैयार करते रहना है, अपनी जानकारी को मजबूत करते रहना है, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी का जो पेपर होगा उसमें ताकि फेल ना हो। गणित में तो बिल्कुल ना फेल हो, और भी आदि सारे सब्जेक्ट की बात होती रहेगी। अभी आपका ग्रुप डी का मैथ स्पेशल 10 का दम की श्रृंखला में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आपको तैयार करना है। चलिए आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।